आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि यूपीएससी की सिविल सेवा की परीक्षा में 2021 में कौन कौन से प्रश्न पॉलिटी विषय से पूछे गए थे और उनका संदर्भ किन किन टॉपिक से बनता है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिएगा। सेट ए का है ना, जीएस फर्स्ट का, प्रीलिम्स के जीएस फर्स्ट का सेट ए का क्वेश्चन नंबर 77 है। ये लगा रहा हूं, देखिए 77 में क्या प्रश्न है। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। पहला है, जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। दूसरा कथन क्या है, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। फिर नीचे लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। फिर 4 ऑप्शन है, ऑप्शन आप देख सकते हैं। ये प्रश्न कहां से पूछा हुआ है? ये प्रश्न पूछा है यहां से, तुलना संवैधानिक योजनाओं का। ठीक, ये टॉपिक ही है कि भारत के संवैधानिक योजनाओं की तुलना विश्व के कुछ प्रमुख संवैधानिक योजनाओं के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 78 का, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है, एन गोपालस्वामी आयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। ठीक। दूसरा है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से है ना सही है या है? ये प्रश्न कहाँ है? यहाँ, प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, इसे आप गवर्नेंस वाले सेक्शन से भी जोड़ करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 79। इधर लगाता हूं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? आप सभी जानते हैं, आप नहीं जानते होंगे तो आपको पता होगा, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ठीक है, पहला है कथन, अरे सॉरी, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, बी है अनुच्छेद 19, सी है अनुच्छेद 21 और डी है अनुच्छेद 29। ये प्रश्न कहां से पूछा है? सीधे सीधे मौलिक अधिकार। कहां लिखा हुआ है? यहाँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 80 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ऐसा कोई, पहला कथन है, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। दूसरा है, 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवी लाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। तीसरा है, वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव का खर्च उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऑब्लिक कौन से सही है या है? ये प्रश्न कहां से पूछा है? सीधे सीधे जनप्रतिनिधित्व कानून 1951। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है 82 नंबर का प्रश्न। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, न्यायिक हिरासत का अर्थ है किसी सॉरी न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। दूसरा है, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? ये प्रश्न कहां से पूछा है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन, ये प्रश्न कहां से पूछा है? ये प्रश्न पूछा है मौलिक अधिकार से, स्वतंत्रता के अधिकार से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 83
नंबर का प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। दूसरा, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? फिर ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी। ये प्रश्न कहां से पूछा है? इसको भी आप रख सकते हो यहीं से, मूल अधिकार से। देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि कई बार चीजें इसलिए पूछी जाती हैं यूपीएससी में क्योंकि वो कभी कभार चर्चा का विषय रहती है। ठीक है, न्यूज़पेपर में, अखबारों में ये सब चर्चा में रहती हैं चीजें, इसलिए भी पूछी जाती हैं। समझ रहे हैं? अगला प्रश्न देखिएगा। हाँ, 85 नंबर का प्रश्न, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक या अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित ये एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? ए है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 28, सी है अनुच्छेद 32 और डी है अनुच्छेद 44। यह प्रश्न कहां से पूछा है? मौलिक अधिकार से। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? ए है न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, बी है संघ की विधायिका में संघटक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, सी है केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं, डी है मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। यह प्रश्न कहां पूछा है? संघीय विशेषताओं से, है ना? भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं है ना। ठीक, तो भारत के संविधान का स्वरूप संघीय है ना, यह शासन का स्वरूप संघीय है। तो हम संघ की विशेषताओं मतलब संघीय विशेषताओं के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं। यहां लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, 87 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? यह है व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है, बी है एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं, सी है बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा एवं शासन व्यवस्था के साथ रहते आए हैं, डी है एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। यह प्रश्न कहां से पूछा है? राज्य। इसको हम मूलभूत बातों में पढ़ते हैं, लगा लो यहाँ पे। ठीक ठीक। अच्छा ये सोच लो यार कि मूलभूत बातों में कितना कुछ पढ़ा देते हैं। देखो मूलभूत बातों में पढ़ाई जाती हैं, निश्चित तौर पे कुछ चीजें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन यह है कि यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, है ना, इसीलिए इतना टिक हो गया है इस पे। अगला देखिएगा, 88 नंबर का प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। दूसरा है, भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय एट्टी 89 नंबर का प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। दूसरा है, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तीसरा है, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? ए बी सी डी। ठीक, अब देखो ये प्रश्न देखो नागरिकता से जुड़ा हुआ लग रहा है ना, ये नागरिकता, नो डाउट ये नागरिकता का प्रश्न भी है, लेकिन इसमें दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ो जरा।
जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। राष्ट्राध्यक्ष मतलब भारत के संदर्भ में राष्ट्राध्यक्ष का मतलब होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की योग्यता का भी इसमें एक अंश डाल दिया है, तो हम इसको भी मान लें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? 90 नंबर का प्रश्न है। ए है प्रतिबद्ध न्यायपालिका, बी है शक्तियों का केंद्रीकरण, सी है निर्वाचित सरकार, डी है शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, 90 नंबर का प्रश्न है। ये प्रश्न देखो, जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं ना, मूलभूत चीजें, कई बार इन चीजों की चर्चा होती है, तो ये कॉमन सेंस पर आधारित प्रश्न था। ठीक, तो इसको कुछ मूलभूत बातों के अंतर्गत रख लो, है ना। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? ए है समता का अधिकार, बी है राज्य की नीति के निदेशक तत्व, सी है स्वातंत्र का अधिकार, डी है कल्याण की अवधारणा। ये प्रश्न कहां से पूछा है? डीपीएसपी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व से, यहां से। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, 92 नंबर का प्रश्न है। देखो, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? ए है यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, बी है यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, सी है यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, डी है यह न तो मूल अधिकार है न ही विधिक अधिकार। यह प्रश्न कहां से पूछा हुआ है? यह प्रश्न पूछा है वास्तव में मूल अधिकार से, यहां से। लेकिन आपको बता दूं कि देखो, पहले जो संपत्ति का अधिकार था ना, वो मूल अधिकार का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ, आई थिंक 78वां था, या खैर उसको देखेंगे रेगुलर वाली क्लास में, मुझे याद नहीं आ पा रहा है। एक संविधान संशोधन के द्वारा उसको हटा करके, है ना, 300 ए 300 ए एक अनुच्छेद का निर्माण किया गया और उसमें एक विधिक अधिकार के रूप में उसको मान्यता दी गई, है ना। तो इसको जोड़ करके मैंने रखा है यहाँ, क्योंकि हम यही देख लेते हैं, मूल अधिकार में ही हम देखते हैं उसको। 93 नंबर का प्रश्न देखिएगा, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? यह है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आपको बता दूं, ये यूपीएससी का प्रश्न है, लेकिन इसको यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, शायद 2009 या 2010 की परीक्षा में पूछा था। एकदम हूबहू सेम टू सेम प्रश्न को यूपीएससी ने, है ना, 2021 के प्रश्न पत्र में इसको शामिल किया था। एकदम सेम टू सेम यही सवाल है। ये प्रश्न कहां से बना हुआ है? ये प्रश्न बना हुआ है प्रस्तावना से। अगला प्रश्न देखिएगा, 94 नंबर का प्रश्न है, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? ये है किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, बी है कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हो, सी है कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हो, डी कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। ये प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रकार का है, क्योंकि संविधानवाद जैसी चीजें यहाँ बेसिक में पढ़ाई जाती है। ठीक है, अगला देखिएगा, 96 नंबर का प्रश्न है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 क्लॉज 1 के अंतर्गत उपाधियां हैं। दूसरा है वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। तीसरा है किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है ना। फिर क्या लिखा, उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है पूछा है। फिर ऑप्शन ए बी सी और डी करके दिया हुआ है। ये प्रश्न कहां से पूछा है? ये प्रश्न पूछा है मौलिक अधिकार से। समझ रहे हैं? जब हम अनुच्छेद 18 पढ़ते हैं ना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 जो कि समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, तो उसमें हम उपाधियों का अंत मतलब पढ़ते हैं अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। तो ये प्रश्न वहीं से पूछा हुआ था, थोड़ा टफ प्रकार का था, मैं मानता हूं, लेकिन प्रश्न वहीं से था। तो ये आज हमने डिस्कस किया कि 2021 में पॉलिटी प्रश्न,
है ना, पॉलिटी के प्रश्न कहाँ कहाँ से आए हुए थे 2021 में यूपीएससी की सिविल सेवा की परीक्षा में। ठीक, आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को, पूरा वीडियो आपने देखा है ना। कुछ लोग तो छोड़ के भाग गए, आप में धैर्य की कमी नहीं है, आपने पूरा वीडियो को देखा शुरू से अंत तक। चलिए ऐसे ही बने रहिएगा, निश्चित तौर पर बहुत ही लाभान्वित होंगे। थैंक यू।